बड़ी खबर में सबसे पहले जिक्र इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। तो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर, बल्कि सिलसिला रुका ही कब था, इल्जामात और जो तनकीद है, तनकीद दर तनकीद कहना चाहिए, उसका सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट पर एतमाद है कि इंतखाबी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर करवा लेंगे। गवर्नमेंट को एतमाद है। एक्चुअली ये इस वक्त अपोजिशन डटी हुई है। अपोजिशन कहती है कि इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी को हर सतह पर चैलेंज करेंगे। गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है। बजट इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली में इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी असम्बली के हवाले से जो इस पर जो कानून साजी हो रही है, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 12 रुकनी कमेटी बनाने की रूलिंग दी। ताहम गवर्नमेंट खास तौर पर वजारत जो वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं, उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया है कि कौमी असम्बली से मंजूर शुदा इंतखाबी एक्ट को वापस नहीं लिया जा सकता। ताहम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो है, उन्होंने इंतखाबी एक्ट पर कानून साजी के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की भी कल तजवीज़ दे दी है। बिल्कुल, बात करें एपीसी में इलेक्शन कमीशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाने का फैसला किया गया है, जिसका बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने खैर मकदम भी किया है। अपोजिशन के इस फैसले पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पे तनकीदी बाउंसर भी मारे गए। उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात पर एपीसी की तजवीज को मज़ाहिका खेज करार दिया और कहा कि अपोजिशन की एपीसी पार्लियामेंट के कमजोर करने के मुतरादिफ है। हैरत के साथ साथ उन्होंने बात यह कही कि इंतखाबी एक्ट पर सिर्फ गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान ही तनाजा नहीं रहा, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर वजारत पार्लिमानी अमूर को खत लिखा है और इंतखाबी एक्ट पर कई एतराज़ात भी उठाए हैं और ये भी बताया कि इलेक्शन एक्ट की 13 शिके जो आइन से मुतसादिम है और ये मामला वजीर आजम के गोश गुजार करने का मुतालबा किया गया है। गवर्नमेंट आइंदा इलेक्शन जो कह लें एक्ट के तहत कराना चाहती है और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इंतखाबी एक्ट पर जो अदम इत्तफाक है, इसके बावजूद गवर्नमेंट शफाफ इलेक्शन कराने में कैसे कामयाब होगी, मफाहमत कैसे पैदा करेगी इंतखाबी एक्ट के हवाले से। इसी सारी सूरत हाल पर आज के मेहमान से अपनी बात भी करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ इंतहाई रेलेवेंट मेहमान इस हवाले से मौजूद हैं, जिनकी बात भी हम कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ के भी सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इसी हवाले से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, खुश आमदीद। चूंकि आपका इंट्रो अपना होता है मेरे हर सवाल से पहले, तो मैं सबसे पहले आप ही से पूछ लेता हूँ, कैसा शुरू हुआ आपका दिन और कैसे हैं आप? और वक्त भी हो रही है आज तो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज जी प्लीज बोलिए। सुबह बखैर आप सबको जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। अच्छा, सबसे पहले अली भाई तो को ये सुन नहीं पा रहे हैं जी, हम जरा कोशिश करते हैं कि अली भाई को दोबारा। जी 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 अली भाई, आपकी आवाज आ रही है, आप बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, बल्कि सुबह तो कब की हो चुकी है। बहरहाल एनी हाउ, नया हफ्ता शुरू हो रहा है और मैं तो इस बात से इब्तिदा करूंगा कि हम हर दिन अल्लाह को ये कहें, क्योंकि हमें कल के दिन का नहीं पता। आज अगर हमारी आंख खुल गई है तो किसी ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि मैं 10 या 20 या 30 साल मजीद जिंदा रहूंगा। सो वी शुड लिव एवरी डे एज इफ इट इज द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ। तो हम कोशिश करें कि किसी को, पहली बात तो ये है कि नाराज ना करें। दूसरा, जिस किसी से प्यारे से आप मिले उसको इस नजर से देखें कि हो सकता है कल फिर कभी मुलाकात ना हो। ऐसी कोई बात बीच में ना रहे कि जिसमें रंजिश रह जाए। और वी शुड लिव एवरी डे एज द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ एंड होप फॉर द बेस्ट। और इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करें मुल्क के लिए। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, उस पर मैं कहना चाहूंगा और आपकी वॉक भी हो रही है। खैर, साथ साथ अब आप से थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी डिस्कस करते हैं। ऑपोजिशन आप पे हमेशा की तरह खुश नहीं है, लेकिन ये मौजू ऐसा है कि जिस पे ऑपोजिशन का कम से कम खुश नहीं तो मुतमईन होना बहुत जरूरी है। अली मोहम्मद खान साहब, चूंकि अगर ये ना हुआ तो अगला इलेक्शन भी हमारे पिछले कई इलेक्शंस की तरह मुतनाज़ होता जाएगा। जो हारेगा वो कहेगा धांधली हुई है, जो जीतेगा कहेगा ये तारीख का सबसे शफाफ इलेक्शन है। ये सोल्यूशन की जानिब हम नहीं जा रहे हैं, लगता है एक और बहरान की जानिब हम जा रहे हैं। खासतौर पर उस वक्त जब सबसे जो इस हवाले से मौजू आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन, उसने भी एतराजात उठाए हैं 13 नुकात के ऊपर और आइन से मुतसादिम करार दिया इस मामले को। क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है। खासकर इमरान खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देना चाहते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, EVM, वो खास टास्क भी दिया है, वो इससे कमेटी को हेड करते हैं।
अली भाई थोड़ा सा आपकी जो वीडियो है ऑडियो है वो रुक रही है, शायद सिग्नल्स का कोई इशू है, कहीं अगर स्टेबल बात हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। हम दोबारा लिंक करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा अहम मामला है, जैसा कि हमने कहा कि इस वक्त और हम हमारी बड़ी डिटेल में भी इसके ऊपर इन रिफॉर्म्स के ऊपर बात हुई थी फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से। उन्होंने कहा था कि अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है और सुप्रीम कोर्ट से कलअदम करती है तो फिर हुकूमत की दोबारा सुर्खी होगी। अली भाई राब्ता हो गया दोबारा, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। अली मोहम्मद खान साहब जी, बीच में किसी की कॉल आ गई थी। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें पहले तो लड़ाई वगैरह की कोई बात नहीं है, और ये एक ऐसा हुकूमत नहीं है, इसमें अपोजिशन भी स्टेक होल्डर है। तो कामयाब रिफॉर्म्स तो वही होंगे कि जिसमें सब को एतमाद होगा। तो इस वक्त जो लॉ है कौमी असम्बली से पास होकर सेनेट में जा चुका है, और जो उनसे हमारा मुआहदा हुआ था वो ये था कि लॉज तो वापस नहीं करेंगे, लेकिन वहां उसका जायजा लिया जाएगा। जिस किसी चीज में वो कोई कानूनी सुकम निकालेंगे उस पर बात हो सकती है। इस वजह से उन्होंने हमारे स्पीकर कासिम सूरी साहब के खिलाफ फिर अपना तहरीक अदम एतमाद वापस भी लिया। जहां तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, कोई EPC करना चाहते हैं, देखिए मैं समझता हूँ कि मुनासिब फॉर्म तो मुनासिब फोरम जो है वो ठीक है। जी अली भाई, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। मामला यह है कि हम अगर इसको इफाम तफहीम से हल नहीं करते और ऑफिशियली कोई ऐसी सामने नहीं आती, दोनों तरफ से कोई ऐसा मुआहदा सामने नहीं आता जिसकी बेस पर इस बात पे यकीन किया जा सके कि इन रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत दोनों मुत्तफिक हैं, तो उसके बाद यकीनी तौर पे इलेक्शन 2023 के ऊपर बड़े सवालात उठ जाएंगे। तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म है आपके जहन में अपोजिशन के साथ मिलकर जो हुकूमत बना सके ताकि कम से कम 2023 का इलेक्शन तो शफाफ हो, उस पर कोई सवालात ना उठे? नहीं, उसमें अभी टाइम भी है, इंशाल्लाह उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो तो रियासत का मामला है, वो तो हमारे पूरे ममलिकत खुदादाद का मामला है। ये कैसे हो सकता है कि हम मुतनाज़ कानून के तहत इलेक्शन करा दें? उसमें जो कोई शिकायत होंगी उसको जरूर देखा जाएगा, जो कानूनी शिकायत होंगी। सियासी तनकीद तो हमेशा रहती है, लेकिन अब हमारी एक राय है, हम समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को अपना उनका मुनासिब हक दिया जाए। उसमें फिर देखा जाएगा कि उसमें जो रास्ता जो है वो निकलता है। आपने कहा कि क्या किया जाए, तो जो पिछले हफ्ते एक एग्रीमेंट हुआ था कि एक कमेटी मोहतरम स्पीकर असद कैसर साहब बनाएंगे, तो आज मैं स्पीकर साहब से इस पे बात करता हूं कि वो कमेटी इस हफ्ते वो बना दें और वो कमेटी अपना काम शुरू कर ले और जायजा लेना शुरू कर दे। मैं समझता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे टेबल पे ही इस पे बात करनी पड़ेगी, और टेबल पे बात करने का इंडिया हुकूमत ने दिया। तो पिछले हफ्ते एक कमेटी का ऐलान किया गया कि कमेटी स्पीकर साहब की सरबराही में बन जाएगी। अपोजिशन और हुकूमत के इक्वल तादाद में मेंबरान 6-7 उसमें होंगे, 6-7 होंगे, और उसके बाद वो जो भी सिफारिशात मुरतब करेगी। लेकिन हमारा उसूली मौक़िफ़ वहाँ पे मौजूद है कि हम समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि उनको लाया जाए। EVMs पे जो उनकी कुछ शिकायत हैं वो भी सामने रखें। उनका सबसे बड़ी शिकायत यही हो सकती है कि EVMs की सैंक्टिटी क्या होगी और इस बात की सैंक्टिटी क्या होगी, क्योंकि गलत वोट उधर से ना पड़ जाए। जो अपोजिशन नुक्ता उठाती है ना, वो भी बड़ा एक उसको वैलिड कहा जा सकता है। वो वैलिड नुक्ता इस तरीके से है कि मैं एक बड़े सीनियर रहनुमा अपोजिशन के हैं, एहसन इकबाल साहब को सुन रहा था। उनका ये कहना था कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर जाते हैं तो कम से कम बैलेटिंग के जरिए अगर इलेक्शन कहीं पे कोई चोरी हुई है, कोई 2 नंबरी की गई है, तो वो पकड़ा तो जा सकता है ना। बैलेट एक फिजिकली एग्जिस्टिंग चीज है, लेकिन अगर आप इंटरनेट के समंदर में गोताजन हो जाएंगे तो फिर कहां से ऐसी धांधली पकड़ेंगे? अगर कहीं ना कहीं कुछ फोर्ज वोटिंग की गई है या उसको कहीं ना कहीं पे मुतासिर किया गया तो कैसे पकड़ेंगे? ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस पे क्या कहेंगे आप? EVM दुनिया में और भी जगहों पर ट्राई हुए हैं और होते भी रहे हैं। कुछ मुल्कों में मुस्तकिल हो रहे हैं, कुछ में हुए, बाद में वापस हुआ, कुछ में इसमें तब्दीलियां की गई। जो एहसन इकबाल साहब ने नुक्ता उठाया है वो मैं समझता हूँ मुनासिब और जायज नुक्ता है कि जो इसकी सैंक्टिटी क्या होगी और रीचेकिंग का क्या होगा, तो उस पर इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के इस पे तरीक़ेकार जो है वो वज़ा किया जा सकता है कि जो इलेक्शन होगा जिसमें EVM यूज होंगे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, तो उस EVM मशीन पे अगर किसी का उस वोटिंग प्रोसेस पे एतराज होगा तो उसकी सैंक्टिटी कैसे चेक होगी। तो उस पर बैठ के डिस्कस किया जा सकता है कि उसके लिए क्या तरीक़ेकार हो कि कल को अगर किसी को कुछ शिकायत हो कि फलाने पोलिंग स्टेशन पे मेरे साथ धांधली हुई है, तो वो कैसे इंश्योर होगा कि उसको रीचेक किया जा सके। लेकिन ये तो तरीक़ेकार की बातें हैं जिस पे बैठ के बात की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब आगे हम अगर बढ़ जाएं थोड़ा सा, तो आप चूंकि इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे एतराजात उठाए हैं, ओब्वियसली आईनी तौर पर इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने, और इलेक्शन कमीशन अगर उस कानून या दस्तावेज के जरिए मुतमईन नहीं होगा जिसके जरिए इंतखाब होने, तो इंतखाब नहीं हो पाएगा।
تو جب الیکشن کمیشن کے اتنے بڑے اعتراضات موجود کہتے ہیں کہ آئین سے متصادم ہے، یعنی کہ اس میں پھر آئینی ترمیم ہمیں چاہیے، تو یہ معاملہ تو آگے بڑھتا نظر آتا ہے. ان کیس الیکشن کمیشن اگر سپریم کورٹ سے رجوع کرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے سپریم کورٹ بھی آئین کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی. تو آپ کے لیے چیلنج تو بہت زیادہ ہے آگے، مشکل تو کافی ہے آپ کے لیے، حکومت کے لیے. نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی مشکل ہے. دیکھیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے، بھیجا علی ہے. محمد خان صاحب، کل میں نے اخبار میں رپورٹ پڑھی ہے ان کی. پارلیمانی امور کو بھی لیٹر گیا ہے. اس کو تو خیر جو کمیٹی ہے، جو بابر اعوان صاحب اس کو الیکٹورل ریفارمز کو دیکھتے ہیں، ای وی ایمز وغیرہ کو، وہ اس کو دیکھ لیں گے. لیکن میں الیکشن کمیشن کو یہ ضرور یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں ایز اے منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز کہ آئین سے متصادم کسی لا کے مطابق جو ہے وہ الیکشن نہیں کرانا دیا جائے گا. اور جو آپ کی جو آئین کے حساب سے رابطہ ہمارا آپ کی آئین سے متصادم ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے متصادم جو ہے ہم الیکشن کرائیں؟ تو آئین کے مطابق ہی الیکشن کرایا جائے گا. جو کوئی شکایات ہے ان کو انشاءاللہ کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. چلے اب لائٹر نوٹ پہ آپ سے سوال ہمارا بہت ضروری ہوتا ہے. آج پی ایس ایل کے پلے آفس ہو رہے ہیں. ہارڈ ٹاک کے بعد اب ذرا ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں. آج آپ کی فیوریٹ ٹیم ویسے پشاور زلمی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اگر ہے اچھا ہے تو آج اس کا بھی میچ ہے. تو ذرا ہمیں آپ تبصرہ دیجیے آج علی بھائی پی ایس ایل کے حوالے سے، اہم دن ہے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری ٹیمیں ہماری ہیں، سارے پاکستانی ہیں. اس سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک زبردست امیج نکل رہا ہے. ہمارے یوتھ اس میں انگیج ہو رہا ہے اور ہماری ملٹی نیشنل اس میں انوالو ہو رہی ہیں. کھلاڑیوں کی اس میں جو ہے ان کی فائنینشیل سپورٹ ہو جاتی ہے. باقی اپنے اپنے علاقے کی بات ہے. اس بار میں خیبر پختونخوا کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ محنت کریں اور مے دا بیسٹ ٹیم ون. اور ان کو صرف یہی کہوں گا کہ یم پختون د پختنو سے رزم و یغیر دوزخ جبدا زب جنت تم د پختو سے رزم. سبھی سپورٹ پشاور زلمی خیبر پختونخوا سے جو ہیں اس میچ کے لیے. آپ تو کھل کے سپورٹ ہو گئی. چلے علی بھائی، وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ارلی ان دی مارننگ. ہمیں تھوڑا سا بیچ میں آواز کا بھی ایشو آ رہا تھا، جو پوائنٹ ہم پک کر پائے اس پہ ہم نے علی بھائی سے بات کر لی، اور اگر کوئی نقطہ رہ گیا تو اس پہ بات ہوتی رہے گی. فی الوقت یہ ایک بڑا تنازع ہے، اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن دونوں کا متفق ہونا بہت ضروری ہے تاکہ 2023 کے انتخابات پہ انگلی نہ اٹھے. نقطہ یہ سب سے بڑا ہے. ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس.